एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ माय प्रोफेसर हस्बैंड का पार्ट 2 लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था हमारा लैंज़ैन लंदन से अपनी स्टडी कंप्लीट करके 10 साल बाद अपनी कंट्री लौटे हैं, और दूसरी तरफ हमारे वीइंग जो मैडम लैन की मदद करने के चक्कर में कॉलेज लेट पहुँचते हैं और उन्हें प्रोफेसर से डांट पड़ती है। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। अब हमें आफ्टर कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वीइंग और उनके फ्रेंड्स कैंपस से चलते हुए बाहर आ रहे होते हैं। यहाँ पर मैं वीइंग और उनके फ्रेंड्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वीइंग का बेस्ट फ्रेंड जियान चैंग, जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट वो वीइंग को अपने भाई जैसे मानते हैं। नियो वाईशांग, जो वीइंग का दूसरा बेस्ट फ्रेंड है, वो वहाँ के हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं। वो वुहान से है। और तीसरा यू यंग, वैसे तो कॉलेज का प्ले बॉय है, पर वीइंग के लिए वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। वीइंग का वन ऑफ मोस्ट लॉयल फ्रेंड। तो ये चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कॉलेज में इनकी टीम को नहीं जानता ऐसा कोई नहीं है, खासकर इनकी बदमाशी और शरारतों के लिए। आज उन सबका मूड कुछ खास सही नहीं है। जियान चैंग सबका फेस की तरफ देखते हैं। उनको समझ में आता है कि उनके फ्रेंड्स इस वक्त आउट ऑफ मूड हैं। वो सबका मूड लाइट करने के लिए कहते हैं, कहीं घूमने चले क्या? हम काफ़ी दिनों से कहीं गए नहीं हैं। तो निये वाईशांग कहते हैं, हाँ, पर हमारे वीइंग को टाइम होगा। तो वीइंग कहते हैं, नहीं, मुझे काम पे जाना है, कैफ़े ओपन होने ही वाला होगा। तो चेंग कहता है, लेकिन तुम अभी कैफ़े जाने वाले हो तो हमारा असाइनमेंट का क्या होगा? तुम इस बार भी असाइनमेंट नहीं करने वाले क्या? तो वीइंग कहते हैं, मैं रात को जाग के कर लूँगा, लेकिन मुझे कैफ़े तो जाना ही होगा। तो जुयांग कहते हैं, लेकिन वींग, तुम आज लेट कैसे हो गए? क्या आज भी तुम्हारी उस आंटी ने? तो वींग कहते हैं, नहीं, वो मुझे दादी को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा था, उनकी तबीयत कुछ सही नहीं है। तो चेंग कहते हैं, क्या हुआ उन्हें? वो ठीक है ना? वींग कहते हैं, हाँ, शायद अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आया है, देखते हैं। तभी सबको इंटरप्ट करते हुए निये वाईशांग कहते हैं, लेकिन मैंने सोचा था आज हम कहीं बाहर जाएंगे और साथ में वहीं पर हम लोग असाइनमेंट भी कर लेंगे, लेकिन तुमने सारा प्लान ख़राब कर दिया। तो हमारे वीन कहते हैं, आई एम सॉरी गाइस, मैं वीकेंड पे चल लूँगा तुम लोगों के साथ, अभी तुम लोग जाओ। मैंने ऑलरेडी कैफ़े से बहुत सारा एडवांस ले रखा है, अभी मैं छुट्टी नहीं ले सकती। शिजेई मुझे कुछ कहती नहीं है, पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। सब लोग हाँ में नोट करते हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत एटीट्यूड के साथ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ उन्हीं की तरफ आ रही होती है। वो लड़की इन लोगों के सामने आके खड़ी होती है और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के साथ वीइंग को एक डेविल लुक देती है। वीइंग भी एक अनोइंग सा फेस बनाते हैं और कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? वो लड़की एक ईवल स्मार्ट करती है और कहती है, तुम जैसे गरीब और घटिया इंसान से मुझे क्या चाहिए हो सकता है वीइंग? चलो गर्ल्स। इतना बोल के वो लड़की आगे बढ़ जाती है। वीन भी एक डीप ब्रीथ लेते हैं और कहते हैं, ओके गाइस, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। डिड यू गाइस इंटरेस्टेड? ये लड़की कौन थी? चलिए आगे पता चलेगा। अब हमें यहाँ पर एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत ब्यूटीफुल और प्रिटी सी लेडी वहाँ पर कुछ सामान अरेंज कर रही होती है। वीन वहाँ एंटर करते हैं। वो एक चेयरफुल स्माइल के साथ उन्हें हेलो बोलते हैं। हेलो शाइनशी जी। वो लेडी पीछे टर्न होती है। वो भी एक बहुत ब्राइट से स्माइल करती है और कहती है, हेलो दीदी, आ गए तुम? विंग कहते हैं, हाँ, सॉरी, मैं थोड़ा लेट हूँ शायद, है ना? तो हमारी शाइन कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल टाइम पे हो, अभी तक कैफ़े ओपन नहीं हुआ है। तो गाइस, ये है शाइन यानली, इस कैफ़े की ओनर। विंग हमारे यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं कॉलेज के बाद, और हमारी शाइन उन्हें अपने छोटे भाई जैसे मानते हैं। शाइन यानली एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके मॉम डैड यहाँ नहीं रहते, वो यूएस में रहते हैं। शाइन यहाँ अकेले रहती है, इसीलिए वो अपने टाइम पास के लिए और अपने आप को बिज़ी रखने के लिए इस कैफ़े को ओपन किया है। और जब से वो वींग से मिली है, उन्हें अपना फैमिली मिल गया है, अपने छोटे भाई के रूप में। तो चलिए बैक टू द स्टोरी। आज
आज कैफ़े में बहुत रश है, काफ़ी कस्टमर्स बाहर वेटिंग पे है। विंग भी हमारे पूरे दिन बहुत बिजी थे। रात के ऑलमोस्ट 10 बजे तक हमारे विंग फ्री होते हैं। हमारे विंग आज बहुत थक चुके होते हैं, साथ में यानली भी। उन्होंने भी आज विंग की बहुत मदद की है। विंग अपना बैग पैक करके वहाँ से निकल रहे होते हैं। वो यानली के पास आते हैं और कहते हैं, शाइनशी जी, मैं अभी चलता हूँ, और कुछ काम बाकी है क्या? तो शाइन स्माइल करती है और कहती है, नहीं विंग, कोई काम बाकी नहीं है, तुम अभी घर जाओ। या फिर एक काम करो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, अभी बहुत लेट हो गया है, तुम्हें शायद कोई व्हीकल या ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो विंग कहते हैं, नहीं शीजी, मुझे एक्चुअली अभी घर नहीं जाना, मुझे पहले मेडिकल स्टोर जाना है, मुझे दादी की दवाइयाँ लेनी है, फिर मैं घर जाऊँगा। तो शाइन कहती है, तुम्हारी दादी कैसी है अभी, उनकी तबीयत ठीक है ना? विंग कहते हैं, पता नहीं शीजी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैं आज उन्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले तो गया था, बट जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आई जस्ट होप दादी ठीक हो। शाइन एक प्यारी सी स्माइल करती है और वींग के पास आके उनके सर पे हाथ फेरती है और कहती है, डोंट वरी वींग, तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक होंगी, और हमेशा याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकते हो। मैं सच में तुम्हारी शीजी हूँ। वींग भी स्माइल करते हैं और हाँ में नोट करते हैं। ऐसा करके वींग वहाँ से निकल जाते हैं। वींग के पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए वो पैदल ही चल के मेडिकल स्टोर तक जाते हैं, वहाँ से अपनी दादी की दवाइयाँ लेते हैं और पैदल ही घर की तरफ चल देते हैं। 25 मिनट्स चलने के बाद विंग फाइनली अपने घर पहुँच जाते हैं। वो जैसे ही बेल बजाते हैं, अंदर से एक सर्वेंट आके दरवाज़ा खोलती है। विंग जैसे ही घर में एंटर होते हैं, वहाँ उन्हें सामने सोफे में बैठी एक लेडी नज़र आती है, जो बहुत ही एरोगेंटली विंग से कहते हैं, तो घर आने का समय हो गया शहजादे, आइए, आपकी खिदमत में हम सब हाजिर हैं। विंग एक डीप ब्रीथ लेते हैं और कहते हैं, आई एम सो सॉरी बट नॉट सॉरी। मैं कब घर आऊँगा कब नहीं आऊँगा वो मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। अब वो लेडी सोफे से उठती है और चल के विंग के पास आके खड़ी होती है। वो विंग के फेस में बहुत इंटेंसली घूरती है और कहती है, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, मुझे उम्मीद है आखिरी बार की सज़ा तुम भूले नहीं होगे। तभी पीछे से एक आदमी आते हैं और कहते हैं, यू जाने दो, विंग, तुम जाओ खाना बनाओ। विंग अपने सर को थोड़ा सा झुकाता है और कहता है, आपकी वाइफ भी खाना बना सकती है अंकल। तो वो लेडी वापस कहती है, हमारे साथ रहना है तो मुफ्त में नहीं रह सकते तुम, जितना बोला जाए उतना करो, वरना तुम्हारी दादी। इतना बोल के वो लेडी रुक जाती है और एक ईवल सी स्माइल करती है। विंग अब आगे कुछ नहीं कहते और चुपचाप किचन की तरफ जाने लगते हैं। विंग किचन में काम कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक छोटा सा बच्चा आके विंग के लेग्स को होल्ड कर लेते हैं और बहुत ही चीयरफुली कहते हैं, गे गे, अब आ गए। विंग पीछे टर्न होते हैं और बहुत ब्राइट से स्माइल करके नीचे बैठ जाते हैं और उस बच्चे के फेस को होल्ड करते हैं और कहते हैं, यस माय लिटिल प्रिंस, मैं आ गया, बोलो तुम्हें क्या खाना है, मैं वही बनाऊंगा। तो वो छोटा सा बच्चा बहुत सैड सी पाउट बनाते हैं और कहते हैं, नहीं गेगे, आप बहुत थक गए होगे ना, और मम्मी ने वापस आपको काम दे दिया, आप जो बनाओगे मैं वही खा लूँगा। तो विंग कहते हैं, नहीं मैं बिल्कुल नहीं थका, और सबके लिए जो बन रहा है वो तो है ही, पर मेरे सिजुई के लिए मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगा, तो बताओ मेरे बच्चे को क्या खाना है। तो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और चीयरफुली कहता है, पास्ता, मुझे पास्ता खाना है। विंग बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए बना के लाता हूँ। अब हमें डिनर टाइम का सीन दिखाया जाता है। विंग के अंकल आंटी और सिजुई डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। तो उनकी आंटी कहती है, सिजुई, जाओ अपनी दीदी को बुला के लाओ, वेनकिन अभी तक नहीं आई डिनर करने। तो सिजुई कहता है, मैं क्यों जाऊँ, वो आपकी बेटी है, आप बुलाओ। तो वो लेडी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, सिजुई, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, उसे शिजेई या जे जे कहना शुरू करो। तुम बच्चे थे तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर अभी तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें मैनर्स सीखना होगा। वो तुमसे बड़ी है, उसका इज्जत करना सीखो।
तो वो लड़का सैड सी पाउट बनाता है और धीरे से कहता है, तो उन्हें कौन सा मैनर्स है। तभी सीढ़ियों से ठक ठक की हील्स की आवाज़ आने लगती है और वही लड़की एंट्री देती है जो लड़की वीन को कॉलेज में मिली थी। ये वीन की कज़न सिस्टर है, वेनकिन। वो आती है और अपनी मॉम के पास जाके बैठ जाती है। तो उनकी मॉम कहती है, वेनकिन बेटा, तुम अब तक कहाँ थी? डिनर के लिए इतना लेट क्यों आई? वो लड़की बहुत फ्रस्ट्रेटेड सा फेस बनाती है और कहती है, मॉम मैं बहुत ना थक गई हूँ। मुझे ना हर वक्त इस लड़के की शक्ल देखनी पड़ती है, कॉलेज में, घर में, डिनर में, सुबह। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हूँ। इसका कुछ करती क्यों नहीं? उनकी मॉम भी एक सेम सिंपैथी वाली स्माइल करती है और कहती है, डोंट वरी बेटा, मैं इसका भी इंतज़ाम जल्दी कर दूंगी, तुम परेशान मत हो, चलो खाना खाओ। ये सब सुन के छोटे से जिजुई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में ही अपनी मॉम और दीदी की तरफ देखती है, लेकिन वींग उन्हें आंखों से इशारा करते हैं कि इस वक्त कुछ मत कहना। वींग भी सैड से फेस के साथ वहाँ सर झुका के खड़ा रहता है। तभी सिजुई वींग के हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, गेगे आप भी हमारे साथ डिनर करने बैठ जाओ ना। इतना सुनना भर था कि उनकी मॉम उनकी तरफ घूर के देखती है, पर वो कुछ कहती इससे पहले ही वींग कहते हैं, नहीं बच्चा, तुम खाओ, मैं दादी के साथ खा लूँगा, तुम परेशान मत हो, तुम अपना पूरा पास्ता ख़त्म करोगे, ठीक है? सिजुई भी हाँ में नोट करते हैं। विंग किचन में जाते हैं, अपने और अपने दादी के लिए डिनर निकालते हैं और अपने दादी के रूम में चले जाते हैं। विंग अपनी दादी के रूम में एंटर करते हैं तो उन्हें दिखता है उनकी दादी विंडो के पास खड़ी होकर आसमान की तरफ देख रही है। वो अपनी दादी को आवाज़ लगाते हैं, दादी चलिए डिनर कर लीजिए। कि दादी कोई जवाब नहीं देती। विंग उनके पास जाते हैं और उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, दादी क्या हुआ, आप कुछ सोच रही हैं? तो उनकी दादी का ट्रांस टूटता है। उनकी दादी कोई गहरी सोच में थी। वो प्यार से वीन की तरफ देखती है और कहती है, आ, बच्चा तुम आ गए। वीन भी हाँ में नोट करते हैं। वीन की दादी इस वक्त थोड़ी परेशान दिख रही होती है। वीन ये चीज़ समझ जाते हैं और कहते हैं, दादी क्या हुआ, आप परेशान हैं क्या? उनकी दादी उनका हाथ पकड़ते हैं और बेड की तरफ ले जाते हैं और उन्हें बेड पे बिठा देते हैं और वो भी उनके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, वीन मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाई। तो वीन कहते हैं, ये आप क्या बोल रही हैं दादी, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, सच में मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ और शिजुई के साथ, आप दोनों मेरी दुनिया है। तो उनकी दादी कहती है, मैं जानती हूँ तुम कितना खुश हो, अब बस मेरी एक ही दुआ है भगवान से कि तुम्हें कोई प्यारा सा राजकुमार आए और तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाए, वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे जो तुम डिज़र्व करते हो, जो तुम्हें आज तक नहीं मिली। तो वींग थोड़े से स्माइल करते हैं और कहते हैं, नहीं दादी, मैं आपको और सिजुई को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। उनकी दादी कहती है, वींग बेटे, भगवान ने हर एक के लिए किसी ना किसी को बनाया होता है, तुम्हारे लिए भी बनाया है, और जिस दिन वो राजकुमार आ जाएगा तुम्हें जाना ही होगा और मैं खुद तुम्हें विदा करूँगी। मैं नहीं चाहती तुम इस नरक में जूझते रहो, मैं चाहती हूँ तुम एक राजकुमार की तरह अपनी ज़िंदगी में राज करो। वींग कहते हैं, कम ऑन दादी, मैं आपको और सिजुई को उस चुड़ैल के पास छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, आप समझ लीजिए। उनकी दादी स्माइल करती है और कहती है, उसकी फ़िक्र तुम मत करो, मुझे बस अब इस ज़िंदगी में तुम्हारी चिंता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम इसके साथ अकेले रहो। आज तो मैं ज़िंदा हूँ इसीलिए तुम्हारा ख्याल रख पा रही हूँ, वरना अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर। इतना बोल के उनकी दादी रुक जाती है। तो वींग थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और कहता है, दादी कुछ हुआ है क्या, आपको डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या? उनकी दादी स्माइल करती है और कहती है, नहीं, लेकिन मेरी उम्र हो गई है, मैं जी जी के और कितना जीऊँगी, और मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी तुम्हारा घर बस जाए। और वींग थोड़े से डीप ब्रीथ लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, बहुत हो गया ये सारी बातें, चलिए अब डिनर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कह के वो अपने दादी के साथ डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद वो अपनी दादी को मेडिसिन देते हैं
और अपने छोटे से कमरे में आके लेट जाते हैं। उसको कमरा कहना भी सही नहीं होगा, वो एक्चुअली किचन के पास छोटा सा एक स्टोर रूम टाइप का बना हुआ है, जिसको वी ने साफ सुथरा बना के अपने रूम, अपने रहने के लायक बना लिया है। तो चलिए हम वीइंग के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी वीइंग भी बीजिंग की एक वेल रेपुटेटेड फैमिली से है। उनके डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन वीइंग जब 4 साल के थे तो उनके डैड की और मॉम की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके डैड की कंपनी को उनका अंकल जियान फेंगमियान संभाल लेते हैं। संभाल लेते हैं से ये कहना ज़्यादा सही होगा कि कंपनी को बर्बाद कर देते हैं। और अब उनके पूरे कंपनी और सारी प्रॉपर्टी पे वीइंग के अंकल जियान फेंगमियान और आंटी मैडम यू का राज है। अभी उनके फैमिली में बस 4 लोग हैं, वीइंग और उनके दादी को छोड़ के। वीइंग के अंकल जियान फेंगमियान, उनकी आंटी मैडम यू, उनकी इकलौती और बिगड़ैल बेटी वेनकिंग, और उनका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा सिजुई। सिजुई इकलौता है जो इनके फैमिली से है, पर फिर भी वो वीइंग से बहुत प्यार करते हैं। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उनकी मॉम और बहन जिस तरीके से वीइंग को और उनके दादी को ट्रीट करते हैं। और हमारे वीइंग भी सिजुई से बहुत प्यार करते हैं, अपने छोटे भाई जैसा। वीइंग के लिए उनकी दादी और उनका छोटा भाई ही उनकी पूरी दुनिया है। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। लैंड मेंशन। एक बहुत बड़ी मर्सिडीज कार लैंड मेंशन में एंटर करती है और उसके पीछे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के कार। फर्स्ट कार से एक आदमी बाहर निकलते हैं। वो अपने सूट को ठीक करते हैं और एक सीरियस फेस के साथ अंदर जाते हैं। घर में एंटर करते ही वो आवाज़ देते हैं, लैनी। ये है मिस्टर लैन किरन, लैन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का सीईओ विद चेयरमैन। वो सीईओ अपने बेटे को बनाना चाहते हैं क्योंकि लैन एम्पायर्स के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जिसमें से पूरा बिजनेस ही मिस्टर लैन किरन और लैन जिचान संभालते हैं। अब मिस्टर लैन किरन चाहते हैं कि उनका छोटा बेटा लैनजैन भी अपने बिजनेस पे आ जाए, लेकिन हमारे लैनजैन का मन तो कुछ और ही कहता है। तो इस चीज़ को लेके मिस्टर लैन किरन इस वक्त बहुत गुस्से में है और वो घर आते ही अपनी वाइफ को बुला रहे हैं। लैनी थोड़े से नर्वस फेस के साथ बाहर आती है। मिस्टर लैन किरन मैडम लैनिंग को एक एंग्री सा लुक देते हैं और कहते हैं, कहाँ है आपका शहजादा, बुलाइए उन्हें, मुझे उनसे बात करनी है। बहुत हो गई उनकी मनमानी, अब और नहीं। उन्होंने कहा था कि उनको 10 साल के लिए अब्रॉड में जाके स्टडी करनी है, वहाँ उनको रेसिंग डांसिंग सब कुछ का परमिशन मैंने दिया, लेकिन अब उनको वही करना होगा जो मैं कहूँगा। मैडम लैनी सेम नर्वस फेस के साथ अपने हस्बैंड के पास जाके बैठ जाती है और कहती है, किरण आप प्लीज़ शांत हो जाइए, लैनजैन अभी अभी तो लौटा है, मैं उससे बात करूँगी, उसे समझाऊँगी, वो मान जाएगा, अभी वो बच्चा है। मिस्टर लैन किरण कहते हैं, वो तुम्हारे लिए बच्चा है, दुनिया के लिए वो बड़ा हो चुका है और कंपनी संभालने के लायक भी। इस बार मैं तुम्हारे माँ बेटे के कोई बात नहीं सुनने वाला। मैडम लैनी अब लैन किरण के हाथ से उनका सूट ले लेती है और कहती है, अच्छा ठीक है, मैं बात करूँगी उससे, अभी आप शांत हो जाइए और जाके फ्रेश हो जाइए, मैं सर्वेंट से कह के डिनर लगवाती हूँ। मिस्टर लैन किरण भी हाँ में नोट करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। लैन फैमिली बीजिंग के अभी के वन ऑफ द मोस्ट टॉपेस्ट कंपनी इन द चाइना। इस पूरे चाइना में उनकी फैमिली को नहीं जानता ऐसा कोई नहीं है। लैंस के एक नाम से चाइना का हर बच्चा बच्चा अपना सर झुकाता है। और लैनजैन उनका सबसे छोटा और लाडला बेटा। लैनजैन की पर्सनालिटी बाहर वालों के लिए कोल्ड, रूड और एरोगेंट है, जैसा लोगों को लगता है। बट इनर लैनजैन, हमारे लैनजैन बहुत स्वीट, काम और एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। पर उनका ये साइड उनके फैमिली के अलावा और कोई नहीं देख पाता। सबको लगता है लैनजैन थोड़े से कोल्ड हैं, रूड हैं, लोगों से बात नहीं करते। पर इन रियलिटी हमारे लैनजैन किसी पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनको इस दुनिया की रियलिटी पता है। वो सिर्फ उन्हीं के साथ ओपन होते हैं जो उन्हें दिल से साफ और मासूम लगते हैं। हमारे लैनजैन को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहते हैं अपने ग्रैंडफादर की यूनिवर्सिटी, द चोंगचिंग यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाए, बट एज अ ओनर नहीं, एज अ प्रोफेसर। हमारे लैनजैन इंट्रोवर्ट तो है,
बट उनके जैसा साफ और मासूम दिल का इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई होगा। लैनसन के फैमिली में लैनसन के डैड मिस्टर लैन कीरन, उनकी मॉम मैडम लैनी, उनका बड़ा भाई मिस्टर लैन जी चैन के साथ उनकी दादी मैडम लैन। ये है लैनसन की पूरी दुनिया। वैसे तो देखा जाए तो लैनसन की पूरी फैमिली में लैनसन की जान बसती है, लेकिन हाँ, उनकी दादी और उनकी मॉम उनके आंखों के तारे हैं। लैनसन सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मॉम और अपनी दादी से करती है। नो डाउट वो अपने भाई और अपने डैड से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी मॉम और दादी के लिए लैनसन कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। और उनकी दादी के लिए और उनकी मॉम के लिए भी लैनसन उनके सबसे लाडले बच्चे हैं। अब हमें लैन मेंशन का डिनर टाइम दिखाया जाता है। डाइनिंग रूम में सब लोग मौजूद हैं, लैनसन, लैन चैन, उनकी दादी, उनकी मॉम और डैड। लेकिन लैन मेंशन का डिनर टाइम कुछ ज़्यादा ही हैवी है। यहाँ इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस हो रखा है। मिस्टर लैन इस वक्त पिछले 5 मिनट से लैनसन को घूर रहे होते हैं। मैडम लैनी लैनसन के प्लेट पे खाना सर्व करते हुए कहती है, बेटा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट वॉन्टन बनाया है, टेस्ट करके बताओ कैसा है। अब लैनसन थोड़े से अनोइंग फेस के साथ स्पून को अपने प्लेट पे वापस रखते हैं और कहते हैं, मॉम डैड से कहिए मुझे घूरना बंद करे, वरना मैं खा नहीं पाऊंगा। मैडम लैनी मिस्टर लैन किरण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, किरण मेरे बच्चे को खाने तो दो। मिस्टर लैन किरण कहते हैं, तुमने और मॉम ने ही इसको सर पे चढ़ा रखा है, मैं इस बार इसकी एक नहीं सुनने वाला, उसको कंपनी ज्वाइन करनी ही होगी। अब लैनसन भी थोड़े से अपना आईब्रो रेज करते हैं और क्यूट से फेस बना के कहते हैं, डैड आप कुछ भी कर लीजिए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और ये फाइनल है। तो मिस्टर लैनकिरन कहते हैं, और मैं भी तुम्हारा डैड हूँ, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं मानते। अब लैनसन अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और हेल्पलेसली कहते हैं, मॉम डैड को समझाइए ना। तो मिस्टर लैनकिरन कहते हैं, तुम अपने बेटे को समझाओ लैनी। मैडम लैनी लैनसन और लैनकिरन को एक सो डन वाला लुक देती है। तभी एक जोर से आवाज आती है, बस करो तुम सब। ग्रैंडमा लैनी जो अब तक ये सब कुछ देख रही होती है, उनको अब गुस्सा आ चुका होता है। वो शाउट करके कहती है, खबरदार जो मेरे बच्चे पे किसी ने इस तरह से फोर्स किया तो उसका जो मर्जी होगा वो वही करेगा, मैं भी देखता हूँ कौन उसे रोकता है, और अगर अभी किसी ने एक लफ्ज भी निकाला अपने मुंह से तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। चुपचाप डिनर करो। मेरा बच्चा अभी 10 साल बाद घर लौटा है और किसी ने उसका खाने पीने तक का ध्यान नहीं रखा, और खाने के वक्त पे अभी ये सब फालतू की बहस लेके बैठे हैं। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप सब शांति से डिनर करो। बस हो गया। अब मैडम ग्रैंडमा की बात कौन टाल सकता है। सब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ अपना डिनर फिनिश करते हैं और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ देर बाद मैडम लैन अपने कमरे में एक बुक पढ़ रही होती है। तभी वहाँ लैनसन एंटर करते हैं। ग्रैंडमा आप सो गई हैं क्या? तभी ग्रैंडमा लैनी उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, नहीं बच्चे आ जाओ। लैनसन अपने ग्रैंडमा के पास जाते हैं और उनके गोद पे सर रख के लेट जाते हैं और बहुत प्यार से उन्हें कहते हैं, ग्रैंडमा मुझे कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे ग्रैंडपा की तरह अपनी यूनिवर्सिटी पे जाना है, एज अ प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाना है। ग्रैंडमा लैनसन के सर पे बहुत प्यार से हाथ फेर रही होती है और कहती हैं, मैं जानती हूँ बेटे, पर तुम्हारे डैड का कहना भी गलत नहीं है, तुम्हें और रीचैन को ही तो अभी कंपनी संभालनी होगी आगे। अगर तुम पहले से सीखोगे नहीं तो रीचैन कहाँ कहाँ संभालेगा, और तुम्हारे डैड की भी उम्र हो रही है ना, वो कितना संभाल पाएगा अकेला, बताओ। लैनसन कहते हैं, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं मना नहीं कर रहा, बस अभी के लिए मुझे कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे यूनिवर्सिटी जाने का परमिशन दीजिए। तो ग्रैंडमा लैन कहती है, बेटा मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात, पर इस बार तुम्हारे डैड बहुत सीरियस है, वो नहीं लगता कि मानने वाले हैं।
इस बार तो ना वो तुम्हारी मॉम की सुनेंगे ना मेरी। लैंसन एक सैड सी पाउट बनाते हैं और उठ के बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर रीजन की एंट्री होती है। मेरे पास एक आइडिया है। ग्रैंडमा लैन और लैंसन की नज़र रीजन पे जाते हैं। लैंसन कहते हैं, रीजन का आप अभी तक सोए नहीं हैं? तो रीजन भी अपने ग्रैंडमा के एक दूसरे साइड आके बैठ के उन्हें दूसरी तरफ से हक कर लेती है और कहते हैं, अब मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई इतना परेशान है तो मैं सो कैसे सकता हूँ। तो लैंसन कहते हैं, शीचन का आप ही बताइए ना, मैं क्या करूँ अब। तो शीचन कहते हैं, एक काम करो, डैड से कहो कि तुम कंपनी और यूनिवर्सिटी दोनों साथ में करोगे। वीक के 5 डेज तुम यूनिवर्सिटी चले जाना और बाकी के 3 डेज तुम कंपनी आ जाना। बस डैड भी खुश और तुम भी। ये सुन के लैंसन के फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है और आईज में स्पार्कल। उनकी दादी भी ये सुन के बहुत खुश होती है। ग्रैंडमा लैन कहती है, वाह, ये हुई ना मेरा स्मार्ट जीनियस बच्चा वाली बात। लैंसन बेटे, तुम यही करो, तुम्हारे डैड भी इससे खुश रहेंगे और तुम भी। तुम जो चाहते हो तुम्हें वो भी मिल जाएगा। लैंसन हैप्पीली नोट करते हैं और कहते हैं, यस ग्रैंडमा, मैं यही करूँगा। थैंक यू गेगे। इतना कह के वो जीचन और अपनी ग्रैंडमा को साथ में हक कर लेते हैं। ऐसे ही अपने दोनों ग्रैंडसन के साथ मैडम लैन कुछ टाइम स्पेंड करती है, बहुत स्वीट वाला। फिर लैंसन और जीचन भी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। तभी मैडम लैन को सुबह वाला वो लड़का याद आता है। वो मन ही में कहती है, वो बच्चा कितना प्यारा था, मेरे लैंसन के साथ कितना अच्छा लगता। काश मैं उससे दोबारा मिल पाती। अगर वो मुझे दोबारा मिला तो मैं इस बार उसका नाम पता सब पूछ लूँगी। मुझे मेरे वांग जी के लिए बिल्कुल वैसा ही लड़का चाहिए जो चांद का टुकड़ा हो। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक मैंने दोनों फैमिलीज़ को बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया है और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी ले आऊँ। और आप सब अपना सजेशन और अपना थॉट्स इस स्टोरी को लेके मुझे कमेंट में देना मत भूलिएगा। आई होप मैं आपको इस स्टोरी के ज़रिए लैंसन और वीन की बहुत प्यारी सी एक लव स्टोरी दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।